हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 12 और 13 को कवर करेंगे। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर क्लास 12 में चैप्टर नंबर जो 12 है, चैप्टर 12 जो है, चैप्टर 12 इज व्हाट एटम। और चैप्टर नंबर 13 जो है वो है आपका न्यूक्लियाई। अगर मैं एटम की बात करूं तो इसको हम बोलते हैं परमाणु। क्या बोलते हैं? परमाणु। और इसको हम बोलते हैं नाभिक। तो परमाणु और नाभिक ये जो चैप्टर है इसका हम कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करेंगे बच्चों। कैसे करेंगे? कंबाइंड फॉर्म में स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि अब आपको एक मॉडल के हेल्प से मैं समझाना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज क्या होती है किसी परमाणु के अंदर। तो एक सक्सेसफुल एक परमाणु मॉडल था जो कि रदरफोर्ड का मॉडल था परमाणु संरचना। उसी से हम थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या क्या चीजें हमें मिलती थी। तो पहले तो ये अल्फा किरणें ली थी, उसको हम अलग से भी थोड़ा टॉपिक को समझेंगे, लेकिन अभी मेन इसमें बेसिक में समझना है कि इसमें देखना क्या क्या है। तो एक सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं बच्चों? नाभिक। और नाभिक ओवरऑल क्या होता है? धनात्मक होता है। नाभिक कैसा होता है? धनात्मक होता है। नाभिक कैसा होता है? धनात्मक। और ये नाभिक जो है वो दो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा जो पार्टिकल हम बात करते हैं वो होता है हमारे पास प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से मिलकर बनता है नाभिक। और जो न्यूट्रॉन है ये आवेश रहित है, मतलब कैसा है? उदासीन है, इसके पास कोई भी आवेश नहीं होता है। और जो प्रोटॉन होता है इसके पास होता है धनावेश। क्या होता है बच्चों? धनात्मक आवेश होता है। और जिसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू दावर -19 कूलम होती है। ये प्लस में वैल्यू होती है। किस में होती है? प्लस में। और माइनस में 10 टू दावर -19 होता है। ये चीज समझ में आ गया होगा। लेकिन जो न्यूट्रॉन जो पार्टिकल होता है इसके पास भी द्रव्यमान होता है। तो जो न्यूट्रॉन है इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग 1.68 इंटू 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। और जो प्रोटॉन होता है इसका द्रव्यमान भी लगभग लगभग सेम ही होता है, जो कि 1.67 इंटू 10 टू दावर -27 किलोग्राम होता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? लेकिन ओवरऑल इसलिए देखा गया है कि सारा का सारा जो द्रव्यमान केंद्रित होता है वो किस में होता है? नाभिक में होता है। और नाभिक ओवरऑल कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो ये सिंपल से हमने जानकारी ले ली किसके बारे में? नाभिक के बारे में, है ना। अब हम अगर बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हैं, तो ये नाभिक के पास जो आवेश होता है, जो आवेश होता है नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन। इन पर आवेश जो होता है वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है बच्चों? ऋणात्मक होता है। और इसकी ई की वैल्यू जो होती है -1.6 इंटू 10 टू दावर -19 कूलम होती है। ठीक है। इसके पास द्रव्यमान भी होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको एम ई लिख देते हैं। ये लगभग 9.1 इंटू 10 टू दावर -31 केजी होता है। इज दिस क्लियर? ये हमें समझ में आ गया। अब इनके क्या कौन खोज करता है, किसका क्रेडिट मिला है? तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता में अगर हम बात करें, खोजकर्ता की बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो ये जे थॉमसन को बोला जाता है। तो जे थॉमसन है इसके खोजकर्ता। किसके? इलेक्ट्रॉन के। ऐसा ही बोला जाता है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के जो खोज करता है, न्यूट्रॉन के खोज करता है वो चैडविक साइंटिस्ट थे, उनको बोला जाता है। और जो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन हमने जो लिखा है, प्रोटॉन कहां पर लिखा है हमने? ये जो प्रोटॉन है इसके जो खोज करता है, खोजकर्ता जो है वो है गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन। आप तो इतना ही याद रखिए, ई गोल्डस्टीन। तो ये हमें जनरल जो इंफॉर्मेशन है ये पता होना चाहिए कि भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, उसके कौन खोज करता है। ये बेसिक चीजें हमें पता होना चाहिए। अब हम इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल पर आ जाते हैं। इसको रदरफोर्ड का मॉडल कहते हैं। रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल है क्या, पहले इसको समझते हैं।
तो उन्होंने क्या किया, एक गोल्ड फॉइल ली, गोल्ड फॉइल पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल को हम हीलियम पार्टिकल भी कह सकते हैं जो कि धनात्मक होता है, कि बॉम्बार्डिंग की। जैसे बॉम्बार्डिंग की तो हमने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, है ना, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे यह निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु है, परमाणु का अधिकतम भाग क्या है, खोखला है, और कुछ परसेंट, 0 कुछ परसेंट जो अल्फा पार्टिकल है वो रिट्रेस कर गए पाथ को, मतलब जो आए वो कुछ पार्टिकल वापस भी चले गए। तो इससे ये पता चला कि इसके पास जो आवेश है, जो नाभिक है, नाभिक परमाणु के बीचों बीच में केंद्रित है, और सारा का सारा द्रव्यमान किसके पास है, नाभिक के पास है। लेकिन इसके पास आवेश कैसा है, तो इसके पास है आवेश धनात्मक, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो थे वो भी कैसे थे, धनात्मक। तो धनात्मक ने धनात्मक को क्या किया है, रिपल किया है। तो ये एक निष्कर्ष निकला। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष ये निकला कि मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, खोखला है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकला कि जो सारा द्रव्यमान किसमें केंद्रित है, तो ये नाभिक में केंद्रित है, और नाभिक के पास ओवरऑल आवेश कैसा है, धनात्मक है, जो कि हमने इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में समझ ही लिया है। ठीक है, ये रदरफोर्ड का मॉडल का एक क्या कहें, एक स्ट्रक्चर है, परमाणु मॉडल है। ठीक है, परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का। ठीक है, ये कुछ इसके कॉन्सेप्ट है। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आया था, जो परमाणु मॉडल बना था रदरफोर्ड का, इसके क्या थे, कुछ दोष थे। दोष मतलब कहें कि इसकी कुछ कमियां थी। तो क्या कमियां थी, तो ये कमियां ये थी, पहली कमी जो थी, परमाणु के स्थायित्व के संबंध में नहीं बता पाए थे, कौन, रदरफोर्ड मॉडल। बाद में जो बोर मॉडल है, उन्होंने इसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझाया। जो रदरफोर्ड मॉडल के क्या थे, कमियां थी, वो बोर मॉडल के क्या थे, गुण थे, मतलब उन्होंने उसको बता पाए थे। और दूसरी जो कमी थी, वो रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में थी। तो इनको भी थोड़ा शॉर्ट में समझ लेते हैं बच्चों, देखिएगा। तो पहला वाले की जो कमी की बात कर रहे हैं, पहले वाली जो कमी है, नाभिक के चारों ओर घूमते हुए इलेक्ट्रॉन में अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होता है। आपको पता है कि कोई भी वस्तु अगर किसी के अराउंड रिवॉल्व करती है तो ऑटोमेटिकली उसके पास कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण होता है। विद्युत गति विज्ञान के अनुसार त्वरित आवेशित कण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है, डेफिनेटली। अतः नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉनों से विद्युत चुंबकीय तरंगें लगातार उत्सर्जित होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित पार्टिकल है, और आवेशित पार्टिकल जब त्वरित होता है तो वो क्या करता है, त्वरित आवेश क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा हानि होती रहेगी, और उसके कारण वृत्तीय पथ की त्रिज्या लगातार क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बता पाए। इस प्रकार ये परमाणु मॉडल क्या नहीं रह सकता है, स्थायी नहीं हो सकता है, मतलब ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में नहीं समझा पाए, या कमी रह गई। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हमने लिखा था ऑलरेडी, क्या लिखा है, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। अब रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे है, ये क्या दोष थे वो भी समझते हैं, इनके दोष क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय पथ की त्रिज्या के लगातार बदलते रहने से उनके घूमने, लगातार बदलते रहने से उनके घूमने की जो आवृत्ति है वो बदलेगी। फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन सभी आवृत्तियों की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्सर्जित करेंगे। अर्थात इन तरंगों का स्पेक्ट्रम कैसे होना चाहिए, लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होगा। परंतु वास्तव में जब बोर मॉडल से ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि यह सतत न होकर कैसे होते हैं, रेखीय होते हैं, जो कि हम बोर के मॉडल में पढ़ेंगे। अर्थात उनमें कुछ निश्चित आवृत्ति की तरंगे ही उत्सर्जित होती हैं। इस प्रकार यह मॉडल क्या रहा बच्चों, असफल रहा, मतलब ये इसकी कुछ कमियां हो गई। तो मेन चीज ये मॉडल हमें बता पाया नाभिक के बारे में, कि भाई जो परमाणु मॉडल होता है, परमाणु जो होता है उसके केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है। और ये कुछ कमियां हैं, और भी कमियां हैं, लेकिन हमें जनरली 2-3 कमियों के बारे में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये 2 कमियों के बारे में यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।